नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज, इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। यह प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 8वें एपिसोड में आइए गुजरात राज्य के गठन के पीछे के आकर्षक इतिहास पर नजर डालें। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब हम आज गुजरात के बारे में सोचते हैं तो एक मजबूत औद्योगिक राज्य की तस्वीर उभरती है, लेकिन आज़ादी के वक्त तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग थी। इसे रियासतों का राज्य भी कहा जाता था। हाँ, लेकिन राज्य भी शायद छोटा शब्द है। ये तो रियासतों का एक जाल था, एक मकड़ जाल। सही कहा। देखिए 1947 तक, जिसे आज हम गुजरात कहते हैं, वो सौराष्ट्र या काठियावाड़ कहलाता था। हाँ। और वो कोई एक इकाई नहीं थी। एक इकाई नहीं थी? नहीं, उसमें 222 रियासतें थीं। 222? और ये तो बस शुरुआत थी। ये 222 रियासतें आगे चलकर 449 इकाइयों में और फिर 860 अधिकार क्षेत्रों में बटी हुई थीं। 860? मतलब एक बेहद जटिल नक्शा था। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इन रियासतों को मोटे तौर पर 3 समूहों में बांटा गया था। एक तो बड़ौदा था, फिर वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स एजेंसी और गुजरात स्टेट्स एजेंसी। हर रियासत की अपनी पहचान, अपनी शासन प्रणाली थी। अच्छा। हाँ, बड़ौदा, कच्छ और जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासतों ने तो आधुनिक गुजरात के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा। अहमदाबाद में महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, वो तो राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। हाँ, और 1930 का नमक मार्च, वो साबरमती से शुरू होकर नवसारी जिले के दांडी में खत्म हुआ। वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था। तो आजादी के बाद इन सभी रियासतों को भारत में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। और यहीं पर सरदार पटेल की भूमिका सामने आती है, जो खुद गुजरात से थे। बिल्कुल। उन्होंने इन सभी रियासतों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़ में एकजुट करने का सुझाव दिया था। और ये संघ बना भी? हाँ, ये संघ फरवरी 1948 में बना और बाद में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र कर दिया गया। लेकिन इस एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जूनागढ़ की रियासत थी। अच्छा, जूनागढ़? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जूनागढ़ ने पहले तो काठियावाड़ संघ में शामिल होने की घोषणा की, लेकिन फिर आखिरी समय में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले ने एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा कर दी। अजीब कैसे? देखिए, जूनागढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती थी और उसके क्षेत्र के बीच बीच में कई छोटी छोटी भारतीय रियासतें थीं। तो ये तो बहुत ही अव्यवहारिक था। बिल्कुल। और जूनागढ़ के इस फैसले से प्रभावित होकर मंगरोल और बावरियावाड़ जैसी छोटी रियासतों ने भी पाकिस्तान में विलय पर विचार करना शुरू कर दिया। तो भारत ने क्या किया? मतलब इस स्थिति को तो ऐसी नहीं छोड़ा जा सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भारत, पाकिस्तान और जूनागढ़ के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो भारत ने अपनी सेना जूनागढ़ भेज दी। और नवाब? तब तक नवाब पाकिस्तान भाग चुके थे। फिर भारत ने वहां जनमत संग्रह कराया। और नतीजा? नतीजा जबरदस्त था। 99% से अधिक लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। वाह। और ये जानना भी जरूरी है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। अच्छा, उन्होंने क्या कारण बताया? उन्होंने साफ कहा था कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। एक तो क्षेत्र का पाकिस्तान से न जुड़ा होना और दूसरा लोकप्रिय समर्थन की कमी। ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंचा और दोनों देशों के बीच पहले क्षेत्रीय विवादों में से एक बन गया।
तो जूनागढ़ के अलावा कच्छ और बड़ौदा की भी अपनी कहानियां थीं? हाँ, सबकी अपनी कहानी थी। कच्छ भारत में शामिल हो गया, लेकिन सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे सौराष्ट्र में मिलाया जाए या राजस्थान में। तो क्या किया गया? अंत में उसे एक पार्ट सी राज्य बना दिया गया, मतलब वो सीधे केंद्र के नियंत्रण में था। और बड़ौदा? वहीं बड़ौदा के शासक सर प्रताप सिंह गायकवाड़ ने भी भारत में विलय को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः 1949 में उन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बड़ौदा तो उस समय की सबसे प्रगतिशील रियासतों में से एक था, है ना? हाँ बिल्कुल, अनिवार्य शिक्षा और समाज सुधार के लिए जाना जाता था। तो इन सभी रियासतों के विलय के बाद क्या हुआ? क्या एक अलग गुजरात राज्य तुरंत बन गया? नहीं, कहानी अभी बाकी थी। एक एकीकृत गुजरात का विचार, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी गुजरात के राज्य शामिल हों, उसे महागुजरात कहा गया। महागुजरात। और यह विचार 1947 में ही सामने आ चुका था। अच्छा, तो ये मांग काफी पुरानी थी। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह वो दौर था जब पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ रही थी। हाँ, खासकर आंध्र में पुट्टी श्री मामुलू की मृत्यु के बाद। बिल्कुल। महागुजरात आंदोलन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, ये दोनों उसी व्यापक राष्ट्रीय लहर का हिस्सा थे। लेकिन इसमें एक बड़ी अड़चन थी, बॉम्बे शहर। हाँ, बॉम्बे यही सबसे बड़ी अड़चन थी। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी को महागुजरात के विचार में दम तो दिखा, लेकिन बॉम्बे में एक बड़ी गुजराती आबादी भी थी। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही बॉम्बे शहर पर अपना दावा कर रहे थे? बिल्कुल। गुजराती लोग शहर में अपने आर्थिक योगदान का हवाला दे रहे थे, तो वहीं महाराष्ट्रियन लोग भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दे रहे थे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकला? एसआरसी ने क्या फैसला किया? ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति थी। बहुत मुश्किल। जब कोई समाधान नहीं निकला तो एसआरसी ने 1956 में एक द्विभाषी बॉम्बे राज्य बनाने की सिफारिश की। द्विभाषी मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें गुजराती और मराठी दोनों भाषाएं बोली जाती हों। इस नए राज्य में आज के गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल थे। ये तो बहुत बड़ा राज्य रहा होगा। ये उस समय देश का सबसे बड़ा राज्य था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 6वां हिस्सा था। लेकिन ये द्विभाषी राज्य का प्रयोग सफल नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ। महागुजरात आंदोलन ने एक अलग राज्य के लिए अपनी मांग जारी रखी। अहमदाबाद और दूसरे शहरी केंद्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। और फिर अंत में 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 अलग-अलग राज्यों का गठन किया गया। और बॉम्बे शहर महाराष्ट्र को मिला। हाँ, जो महागुजरात आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। बिल्कुल। लेकिन इसने गुजराती क्षेत्रीय पहचान को और मजबूत किया। सही बात है। तो 1960 में गुजरात राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में आया। उस समय राज्य में 17 जिले थे। 17? हाँ। और आज 33 हैं। 2011 तक 26 हुए और 2013 में 7 नए जिले बनने के बाद 33 हो गए। इतने सारे नए जिले क्यों? ये नए जिले बेहतर शासन और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए बनाए गए थे। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे बोटाद जिला अहमदाबाद और भावनगर के कुछ हिस्सों से बनाया गया, महिसागर जिला पंचमहल और खेड़ा के हिस्सों से बना, और मोरबी जिला वो राजकोट, सुरेंद्रनगर और जामनगर के हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। जिलों के नामों में भी कई बदलाव हुए हैं। हाँ। और राज्य के गठन के बाद का सफर कैसा रहा है, मतलब आर्थिक रूप से? 1980 के दशक के बाद गुजरात ने तेजी से औद्योगिक विकास देखा है। अच्छा। कांडला और मुंद्रा जैसे बंदरगाह, सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में इसे भारत के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बना दिया। और 1991 के उदारीकरण के बाद तो हाँ, उसके बाद इस विकास में और तेजी आई, और अमूल सहकारी समिति, जिसने श्वेत क्रांति की शुरुआत की, वो भी तो यही है। लेकिन इस विकास यात्रा में कुछ मुश्किलें भी आईं। हाँ बिल्कुल। 2001 का भुज भूकंप एक बड़ी त्रासदी थी। उसने कच्छ और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। हालांकि पुनर्निर्माण प्रक्रिया ने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार भी किए। और सामाजिक स्तर पर? देखिए, राज्य के इतिहास में सांप्रदायिक तनाव भी शामिल है, विशेष रूप से 2002 के दंगे, जिनका सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ा। और हाल के दशकों में? हाल के दशकों में राज्य ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कच्छ के रण उत्सव जैसे स्थलों में निवेश करके पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। तो हमने देखा कि कैसे सैकड़ों रियासतों के एक जटिल जाल से शुरू होकर
जूनागढ़ के विलय के संकट, महागुजरात आंदोलन के संघर्ष और द्विभाषी राज्य के प्रयोग से गुजरते हुए आज के गुजरात राज्य का गठन हुआ। ये सिर्फ सीमाओं को फिर से खींचने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पहचान बनाने की कहानी है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। गुजरात का विकास जिलों के निरंतर विभाजन और निर्माण के साथ साथ चला है। हाँ। बोटाद या महिसागर जैसे जिलों का निर्माण, जो दो पुराने जिलों के हिस्सों को मिलाकर बने हैं, ये दिखाता है कि प्रशासनिक सीमाएं केवल ऐतिहासिक या भाषाई पहचान पर ही नहीं, बल्कि शासन की सुविधा पर भी निर्भर करती हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि जब किसी राज्य की आंतरिक सीमाओं को बेहतर प्रशासन के लिए बार बार बदला जाता है, तो क्या इससे उस क्षेत्र की पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान पर कोई असर पड़ता है? यही सवाल है। या समय के साथ एक नई प्रशासनिक पहचान ही ज्यादा मजबूत हो जाती है?